नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जिनके परीक्षा में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा अगर आपने हमारा थ्योरी क्लासेस का सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो थ्योरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। 29 रुपीज़ मिनिमम प्राइस है उसका। 29 रुपीज़ पर मंथ जो है मिनिमम एक तरह से प्राइस है। और वो भी हमने इसलिए रखा है कि फिक्स हमारे पास कुछ लोग सीरियस लोग जो जुड़ें और उनको एक नोट्स ग्रुप उनके लिए बना दिया जाए, तो थोड़ा सा एक तरह से सेफली हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो भी सदस्य जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि पहली यूनिट अभी चल रही है और लगभग समाप्ति की ओर है। एक बार पहली यूनिट अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे जुड़ने के लिए, क्योंकि फिर कोर्स काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और फिर लास्ट में जुड़ने से ना ही आप लोगों का कोई फ़ायदा होगा और ना ही हमें ऐसे लोग मिल पाएंगे जो वाकई सीरियस तैयारी करने वाले हैं। तो कुछ दिन और मौका है, तो जिसे भी जुड़ना होगा वो तब तक जुड़ जाइएगा जब तक पहली यूनिट समाप्त होने वाली है। और मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक पहली यूनिट के रह गए हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ई पाठशाला क्या है। तो क्योंकि डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है बहुत डेवलप हो रही है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ई पाठशाला क्या होता है आपका? ई पाठशाला देखिए हर समय हर जगह निशुल्क उपलब्ध है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला हम कह सकते हैं। जैसे आपकी ई बुक्स वगैरह होती हैं, अब तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने भी अपने वेबसाइट पे ई बुक्स वो पब्लिश करते हैं। तो ई बुक्स हो गए यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक हो गई, पीडीएफ के फॉर्म में आपको बुक मिल जाती है, कंप्लीट बुक। तो वो एक तरह से ई पाठशाला का ही एक रूप है। तो हर जगह हर समय पर निशुल्क उपलब्ध हो सकती है। सभी शैक्षिक ई संस्थानों जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संस्थानों का प्रदर्शन और प्रसार एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संस्थान उपलब्ध कराता है। तो ये सभी जो हैं ये आपके क्या हो गए, आपके ई पाठशाला के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरित की अनुमति की आवश्यकता होती है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ये कोई फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट जिस पे होगा वो फ्री नहीं है ना ही ओपन है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर यानी जिस पे प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, जो किसी की स्वामित्व के अधीन होती है, वो भी आपका ओपन और फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता, वो भी फ्री नहीं हो गया। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई सामग्री निर्माण के निशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है? तो यहाँ पर देखिए एचएसपी, स्क्रैच, ऑडेसिटी और ओपन सॉर्ट वीडियो एडिटर। तो ये सारे ऑप्शन है या ये सभी भी आपके पास ऑप्शन में है? तो ये सभी जो हैं ये आपके क्या है, ई सामग्री निर्माण निशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है एक तरह से। तो स्टीरियोटाइप का मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल आप बोल सकते हैं या फिर रूढ़िवादी, रूढ़िवादी बोल सकते हैं। तो रूढ़िवादी कथन कौन सा इनमें से पुरुषों के बारे में नहीं है, लड़कों के बारे में? लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल रूढ़िवादी कथन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजिकली फैक्ट है कि आपके इमोशन जो हैं वो प्रदर्शित होनी चाहिए, उसमें जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, तो रोना, पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो एक तरह से रूढ़िवादी सोच का कथन है। लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो इसमें आपका रूढ़िवादी सोच नहीं है, बिल्कुल ये खाना भी बना सकते हैं लड़के। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं, तो ये आपका स्टीरियोटाइप कथन हो गया।
लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है, तो जरूरी नहीं है, तो ये भी आपका स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी कथन हो जाएंगे। केवल कथन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो स्टीरियोटाइप जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? लड़का और लड़की दोनों के लिए जो सही गुण है, स्वतंत्र, मेहनती, भावुक, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? सही वाक्य हमने यहाँ पर चुनना है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, महिलाओं का स्थान घर है, लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, स्कूल लड़कियों को स्कूल नहीं, ये भी गलत है आपका। सही आपका यही है कि दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार, कुलीन परिवार या ऊपर के दोनों ही परिवारों में घरेलू हिंसा देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी भावनाएं, तो ये आपका जो भावनाएं हैं यानी इमोशंस हैं, तो सभी जो इमोशंस होते हैं वो प्रदर्शित हो जाने चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो। ये गलत हो जाएगा, दबानी नहीं चाहिए, छुपाए बुरे भाव व्यक्त करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, चौकस का मतलब अच्छा श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए उसको गैर मौखिक भाव भी उपस्थित होने आवश्यकता होती है, व्यवहार और कार्य और मौखिक अभिव्यक्ति भी। ऑप्शन नंबर 3 यानी सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं आँख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर, उन्हें गतिविधि आँखों से संपर्क करके ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में, द्वंद्व होगा ये, द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मामलों को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे कि बच्चों के बीच में संवाद हो और एक तरह से जो बातें हैं वो खुल के सामने आए, उसके बाद उसका कुछ समाधान ढूंढा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए, स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जो गुण और कौशल होंगे वो सेंसिटिविटी होगी और केयर टेकिंग होगी, यानी संवेदनशीलता और देखभाल। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। संवेदनशीलता के गुणों को कैसे चित्रित या दर्शा सकते हैं हम? तो वो क्या है कि संवेदनशीलता यानी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर संवेदनशीलता के गुण को दर्शा सकता है एक शिक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, तद अनुभूति क्या है? तदनुभूति, तदनुभूति यानी दूसरे के अनुसार अनुभव करना, यानी जो दूसरे का जैसे अगर किसी का एक होती है कि तद अनुभूति मतलब ठीक उसके जैसे अनुभव करना। जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसका मान लो कि पैर टूट गया है और दूसरे व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट में सेम कंडीशन होती है तो वो उसके जैसे अनुभव कर सकता है क्योंकि उसने उसी के जैसे पेन को महसूस किया है। तो किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। ताकि छात्र क्या अनुभव कर सके? तो यहाँ पर देखिए, सुरक्षित और स्वीकृत, संरक्षित और अनिश्चित, अलग और देखने योग्य, एकांत और सतर्क। कक्षा में वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र क्या अनुभव कर सके? सुरक्षित और स्वीकृति अनुभव कर सके। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में
सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जा सकता है। यानी किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण, किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने, सक्षम होने और योग्यता दक्षता के रूप में इस योग्यता या दक्षता को क्या कहेंगे? सही आंसर आपका हो जाएगा दृष्टिकोण जानना। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? जो यानी प्रभावी जो सहायक होगा उसकी क्या विशेषता इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, निर्णय लेने में मदद करना, ये सहयोगी की विशेषता है। व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, ये भी सही है। और भावनाओं की समझने को सुलभ होना चाहिए, ये गलत छपा है, सुलभ है ये, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुलभ बनाना, ये भी भावनाओं के समझने को सुलभ बनाना। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, तो कौन सा एक तरह से सहायक की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका समस्याओं का समाधान करना जो है सहायक की प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है, बल्कि उसे क्या करना, निर्णय लेने में मदद करना, व्यवहार परिवर्तन को सुलभ बनाना या सुगम बनाना, भावनाओं को समझने में सुलभ बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? संवेदनशील शिक्षक की विशेषता यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर देखिए, आलोचक और मूल्यांकन से आहत होना, तो ऐसा संवेदनशील शिक्षक नहीं होता है कि मूल्यांकन से आहत हो जाए। स्वयं को आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, स्वयं की आवश्यकताएं टीचर के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए। हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, ये भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब है अगला और इम्पोर्टेंट, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NEP यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम इसको पढ़ेंगे अपने थ्योरी सेक्शन में। NEP 2020 जो है आपका, ये स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस्में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो इसका जो नया डिज़ाइन आया है वो आपका हो जाएगा 5+3+3+4। तो ये नया पैटर्न रहेगा एजुकेशन का। 5 साल की प्राइमरी शिक्षा होगी, फिर जूनियर हाई स्कूल हो जाएगा आपका, फिर 3 इयर्स का आपका इंटरमीडिएट लेवल तक का हो जाएगा, और फिर +4 जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का हो जाएगा। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है नया पैटर्न रहने वाला है। आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग लागू हुई है? तो समिति शामिल किया गया है। अगला देखिए, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, अगर समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ हस्तक्षेप होगा। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप, तो हमेशा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता जरूरी नहीं है, कक्षा में अलग अलग हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राम दृष्टि बाधित है यानी देख नहीं पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी है? यानी अभिविन्यास वो सीखे और गतिशीलता सीखे। इसके लिए नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स, ये नहीं, ऑडियो क्लिप्स, सीखने की गतिविधियों का मौखिक विवरण नहीं, स्कूल के भवन के स्पर्श नक्शे जो हैं वो ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। NCERT को NCF करने के लिए आदेश दिया गया है, तो NCERT को जो है NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए आदेश दिया गया था, ये भी सही है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, ये भी सही है। तो सारे ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
देखिए शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षक सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया हो तो ये भी सही है। इनमें से जो है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो दो चीज़ें बतानी है कि एक तो अधिनियमित कब किया गया, यानी जो RT 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो ये कब बना था? तो बनने का वर्ष इसका 2009 हो गया, 2009 में बना था ये। और लागू जो है ये अप्रैल 2010 में हुआ था। लागू ये आपका अप्रैल 2010 में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2009 में अधिनियम आया और अप्रैल 2010 में लागू हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। अगला देखिए, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो पहली शिक्षा नीति आपको पहले पता होनी चाहिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आती है और दूसरी आपकी 1986 में आती है। तो ऑफिशियली 1986 आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? पाठ्यक्रम के लिए जो अमान्य कथन है वो बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। बिल्कुल NCF की जो रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो रूपरेखा है, उससे ये विकसित होता है। और NCF कब आया था ये भी आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टोटल जो 30 क्वेश्चन है उसमें से आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियाँ शामिल हैं, ये भी आपका सही होगा। तो जो मान्य नहीं है, यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो ये वाला कथन मान्य नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति पर जोर दिया? तो सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति पर अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आदर्शवादियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिकता के दर्शन के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है। यह आपका जो व्यवहारिकता के दर्शन के अनुसार, हाँ, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। यह हमेशा बदलता रहता है। सत्य हमेशा बदलता रहता है। यह शाश्वत है। शाश्वत सत्य शाश्वत होता है। यह वही है जो वास्तविक व्यवहार में सच साबित होता है। तो ये व्यवहारिकता का जो दर्शन है उसके अनुसार सत्य के बारे में ये गलत कथन है कि सत्य केवल वही है जो व्यवहार में सच साबित होगा, जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका गलत, ये सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपने अटेम्प्ट किए होंगे, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थ्योरी सेक्शन देखने के लिए जिन लोगों को भी चैनल ज्वाइन करना हो वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और नोट्स PDF जिन साथियों ने चैनल ज्वाइन किया है और नोट्स PDF नहीं मिल पा रहे हैं तो वो टेलीग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।